हेलो फ्रेंड्स। अब हम हमारी रिवीजन के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखने क्या वाले बच्चों, हम लोग देखेंगे एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये अभी अभी देखा है तो आई डोंट थिंक कि आप लोग भूले भी होंगे, बट फिर भी हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के अंदर दिया हुआ है। ओके, तो 2 भी तो आपको याद आ रहा होगा, ये तो प्रॉमिस का ही आपका सेक्शन था। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस को डिफाइन कैसे किया गया है, तो वहां पे क्या बोला गया है, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, मतलब ऐसा बंदा जिसको प्रपोजल किया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, वो बंदा अपना असेंट देता है, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तब बोला जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। एंड द प्रपोजल एक्सेप्टेड, व्हेन इट इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स व्हाट अ प्रॉमिस, तो जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो जाके वो आपका क्या बनने वाला है, एक्सेप्टेंस बनने वाला है। ओके, तो सेम आपके प्रॉमिस के जैसी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद एनालिसिस हम लोग अगर ऊपर के डेफिनेशन का करेंगे तो वही चीजें निकल के आएंगी। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, है ना, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 लाख, ये क्या है, प्रपोजल है। द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू। ओके, मतलब क्या है, सामने वाला अपना कंसेंट देता है, असेंट देता है, एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, When B has signified his consent on the proposal, जब B ने अपना कंसेंट दे दिया उस प्रपोजल पे, तो प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, तब बोला जाएगा कि ये प्रपोजल क्या हो चुका है, बताना, एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस, जब आपका एक्सेप्टेड प्रपोजल रहेगा तो वो जाके क्या बन जाएगा, बताना, प्रॉमिस बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात देखी थी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या रिलेशनशिप है ये हमने देखा था। तो देखो बच्चों, ये तो याद ही होगा आपको, सर विलियम एंसन, इन्होंने क्या बोला था, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो मैंने आपको तब भी बोला, इट इज जस्ट लाइक लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ व्हाट, गन पाउडर। तो ये होता है आपका एक्सेप्टेंस। ओके, और बाद में उसको उन्होंने पूरा इलेबरेट किया है। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया तो ये अनडन नहीं किया जा सकता। अनडन का मतलब क्या हो गया, फिर आप इसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, इसको वापस नहीं बुला सकते। बट देर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। हाँ, लेकिन एक बंदे के पास में क्या होती है, बताना, चॉइस होती है। काय की चॉइस होती है, बताना, टू रिमूव द ट्रेन बिफोर द मैच इज अप्लाइड। अब एक्सेप्टेंस तो वो मैचेस है, आग की वो तीली है। ओके, तो सामने वाला बंदा क्या कर सकता है, अपनी ट्रेन सरका सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बंदा अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है। कब विड्रॉ कर सकता है, बताना, जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस के पहले वो बंदा क्या कर पाएगा, बताना, अपना ये पर्टिकुलर जो भी क्या रहता है, ऑफर रहता है, वो सरका सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस कन्वर्ट्स द ऑफर इनटू प्रॉमिस। तो मैंने आपको तब भी बताया था, जब वीडियो में बताया था, एक्सेप्टेंस क्यों इतना खतरनाक होता है, क्योंकि आपको किसी ने ऑफर दिया और अगर आप उसका एक्सेप्टेंस दे देते हो बच्चों, तो उसी वक्त आपका प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन हो तो अग्रीमेंट बन जाएगा, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो उसी वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर आप लोग उसको क्या नहीं कर सकते, देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। फिर इसको रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक का मतलब क्या होता है, बताना, कैंसलेशन। आप उसका फिर कैंसलेशन नहीं कर सकते हो। दिस मीन एज सुन एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड विथ इट वुड एक्सप्लोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने वो लाइटेड मैच, मतलब आपका एक्सेप्टेंस लगा दिया ऑफर को, ऑफर यहाँ पे ट्रेन हो जाएंगी। ओके, जैसे आपने लगाया तो वैसे एक्सप्लोड हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। तबाही मचने का मतलब क्या है बच्चों, कि यहाँ पे एक आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, जो आपको फिर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, ट्रेन मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑफर को बोला गया है। इन इटसेल्फ इज इनर्ट बट इट इज द लाइटेड मैच। लाइटेड मैच किसको बुलाया, एक्सेप्टेंस को बुलाया, विच कॉजेज द गन पाउडर टू एक्सप्लोड। ओके, तो ये लाइटेड मैच होती है भाई, माचिस की तीली होती है, जो इस ट्रेन ऑफ गन पाउडर को क्या करती है, बताना, एक्सप्लोड करने लगाती है। ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज एन ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो भाई सीधी सी बात है कि आप इकलौता सामने वाले को ऑफर करो तो ऑफर से कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं निकल के आती। हाँ, लेकिन आपने किसी को ऑफर किया और जब सामने वाले ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दिया,
तो इट क्रिएट्स अ लीगल रिलेशनशिप। ये क्या क्रिएट कर देगा? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर देगा। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और एक बार अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। एंड कैन नॉट बी विड्रॉन और रिवोक्ड। ओके, एन ऑफर रिमेन्स एन ऑफर सो लॉन्ग एज इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ऑफर तब तक ऑफर रहेगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन ये बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड। देखो कितना खतरनाक होता है ऑफर। ऑफर को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो ऑफर ही रहेगा, लेकिन अगर एक बार ऑफर को सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दिया तो उस वक्त वहां पे उसका क्या बन जाएगा बताना, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये हमने देखी है रिलेशनशिप किसके बीच की? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच की। ठीक है, अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन मेरे को पूछा था खुशबू ने, वो रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब वो पूछती है कि सर ये ऑफर या सॉरी ये जो एक्सेप्टेंस है ये हम लोग कभी भी रिवोक नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी देख के रखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, अब जब हमने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखा तो वहां तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक्सेप्टेंस को भी आप लोग रिवोक कर सकते हो। ओके, तो एक बात समझो बच्चों, डेफिनेटली एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो रिवोक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। लेकिन जो हमने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और फिर उसमें जब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखा तो मैं वहां क्यों बोल रहा था कि आप रिवोक कर सकते हो? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब वो सामने वाले को लेटर पहुंच जाता है। काय का? अगर मैं रिवोकेशन की बात करूं तो रिवोकेशन आप लोग कब तक कर सकते बोला था हमने कि जब वो सामने वाले को लेटर पहुंचे उसके पहले आप लोग उसको रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस को। तो बात बहुत सीधी है ना, उसके पास एक्सेप्टेंस का लेटर जाने से पहले अगर मैं उसको रिवोक कर दूं तो सवाल ही नहीं उठता। वो एक्सेप्टेंस के लेटर के पहले अगर मैं कैंसलेशन का लेटर भेज दूं तो फिर वहां पे एक्सेप्टेंस का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस अगर आपने एक बार दे दिया तो वो फिर रिवोक नहीं हो सकता, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन पहले भेज दिया फिर तो एक्सेप्टेंस का कोई वहां पे मायना ही नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो फिर इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे चले गए। आगे जाके हम लोगों ने क्या देखा था? लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो वैलिड एक्सेप्टेंस में क्या क्या लीगल रूल्स हो सकते हैं ये हमने देखा था। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस बस वही पर्सन कर सकता है जिसको क्या करके रखा हुआ था? ऑफर देके रखा हुआ था। ठीक है, और यहां पे और एक बात उसने स्पेसिफिकली बोली, इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। देखो मैंने जब आपको ये पॉइंट भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको क्या बोला था कि जनरल ऑफर होगा तो जनरल ऑफर तो ओपन टू ऑल होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी एक्सेप्ट करके जा सकता है। लेकिन अगर जब हम लोग बात करते हैं आपके स्पेसिफिक ऑफर की तो ये किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जाता है, तो डेफिनेटली वही स्पेसिफाइड पर्सन इसको क्या दे सकता है? एक्सेप्टेंस दे सकता है। ओके, अब आपको अगर याद होगा मैं आपको लगे तो बता भी देता हूं। देखो ये यहाँ पे केस लॉ का नाम क्या दिया है? बोल्टन वर्सेस जोन्स। और जब हमने ऑफर देखा था बच्चों, स्पेसिफिक ऑफर देखा था, तो स्पेसिफिक ऑफर में भी देखिए आपको इसी बोल्टन वर्सेस जोन्स का यहाँ पे उसने क्या किया था? केस लॉ वहां पे कोट करके रखा हुआ था। अब आई नो वेरी वेल कि आप सबको याद होगा बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस लॉ में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख के रखी थी, बट फिर भी आप भूल गए होंगे तो हम लोग इसको पूरा रिकॉल करते हैं। ओके, ये देखो बोल्टन वर्सेस जोन्स, एक सबसे सीधी सीधी सी बात बोलते ये केस तो बोल्टन वर्सेस जोन्स है, लेकिन इसमें बीच का बंदा ये ब्रोकल हर्स्ट था। आई होप आप सबको याद आ रहा होगा। देखो केस के फैक्ट्स देखो क्या बोला है? बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम अ ब्रोकल हर्स्ट। याद करो मैंने ब्रोकल हर्स्ट को मेरी डायग्राम में बीच में निकाला था। ओके, और मैंने वहां पे आपको बोला भी था कि ब्रोकल हर्स्ट ने अपना बिजनेस जो था वो बोल्टन को ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अब जोन्स, जोन्स क्या था? हु वॉज ब्रोकल हर्स्ट क्रेडिटर, मतलब ब्रोकल हर्स्ट क्या करता था? बार बार गुड्स जोन्स से मंगाता था। ओके, तो फिर जोन्स ब्रोकल हर्स्ट के लिए कौन बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। ओके, प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर किसने प्लेस किया बताना? इस जोन्स ने प्लेस कर दिया। जोन्स वैसे तो क्रेडिटर है, मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है? ब्रोकल हर्स जो है वो जोन्स से गुड्स मंगाता है, लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह रही थी। यहां पे क्या हुआ था? इस जोन्स ने ब्रोकल हर्स से गुड्स मंगा लिए थे। उसका रीजन क्या था? मैंने आपको बोला भी था,
ब्रोकल हर्स्ट हमेशा जोन्स से गुड्स मंगाता था, लेकिन बंदे ने क्या किया, बंदे ने पैसे नहीं दिए थे किसको, जोन्स को। तो फिर जोन्स ने सोचा कि भाई ये पैसे तो दे नहीं रहा है, तो चलो इससे क्या मंगा लेते हैं, गुड्स ही मंगा लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली जोन्स ने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था किसके साथ में बताना, ब्रोकल हर्स्ट के साथ में ऑर्डर प्लेस किया था फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। ठीक है, अब ऑर्डर दिया था ब्रोकल हर्स्ट को, मतलब ऑफर किया था ब्रोकल हर्स्ट को, लेकिन यहां पे हुआ ऐसा कि बोल्टन सप्लाइड द गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रोकल हर्स्ट ने अपना बिजनेस तो ट्रांसफर कर दिया था बोल्टन को। तो फिर जब ये ऑफर जोन्स ने ब्रोकल हर्स्ट को किया, तो ब्रोकल हर्स्ट ने इंटीमेट किया बोल्टन को कि भाई जोन्स अपने को कुछ गुड्स मांग रहा है, तो बोल्टन ने भी खुशी खुशी क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए गुड्स, इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम। डेफिनेटली ऑर्डर किसके नाम पे था, ब्रोकल हर्स्ट के नाम पे था, ना कि बोल्टन के नाम पे। तो वो स्पेसिफिक ऑफर किसने किसको किया था, जोन्स ने किया था ब्रोकल हर्स्ट को। लेकिन आपको नहीं लगता बोल्टन ने गुड्स यहां से सप्लाई कर दिए, तो मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर किसने कर दिया, ये येड़े बोल्टन ने कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको। तो फिर हुआ क्या, अब जोन्स रिफ्यूज टू पे मनी टू द बोल्टन, जोन्स ने पैसे नहीं दिए बोल्टन को, ओके, फॉर द गुड्स, बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकल हर्स्ट ही इंटेंडेड टू सेट आउट या सेट ऑफ हिज डेप्ट अगेंस्ट द ब्रोकल हर्स्ट। याद है सबको, क्योंकि वो ब्रोकल हर्स्ट ने क्या किए थे, गुड्स लेके रखे थे इस पर्टिकुलर जोन से, और वो जोन्स को पैसे नहीं दे रहा था, इसके लिए वो पैसे को कॉम्पेंसेट करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए जोन्स ने उसको ऑर्डर दिया था गुड सप्लाई करने का। लेकिन ब्रोकल हर्स्ट ने तो सप्लाई नहीं किया, बल्कि वहां से जोन्स ने सप्लाई कर दिए गुड्स, ओके। और फिर जोन्स ने क्या कर दिया बताना, जोन्स ने पैसे देने से मना भी कर दिया, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे केस में कौन जीता, तो हेल्ड द ऑफर वॉज नॉट मेड टू द बोल्टन, देयरफॉर देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जोन्स। तो यहां पे जीता कौन बताना, जोन्स जीत गया। क्यों जोन्स जीता बताना, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि भाई ऑफर तो ब्रोकल हर्स्ट को किया था और एक्सेप्टेंस बोल्टन ने दे दिया, तो ये तो नहीं चलेगा। जिस बंदे को ऑफर दिया उसी ने क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी देना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली हु वोन द केस हियर, तो यहाँ पे केस जीत गया कौन, आपका जोन्स केस जीत गया, ओके। आई होप आपको सबको सब रिकॉल आ चुका होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का भी रेफरेंस दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन, ठीक है। देखो यहाँ रूल अगर देखोगे तो क्या लिखा था, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, मतलब जिसको ऑफर दिया बस वही एक्सेप्टेंस कर सकता है। लेकिन वो किस केस में होगा, वो स्पेसिफिक ऑफर के केस में होगा। भाई जनरल ऑफर अगर आपका होता है तो जनरल ऑफर तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। नीचे क्या था बताना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मैं तो आपको कल के भी वीडियो में बता रहा था, देखो ऑफर कैन बी कंडीशनल, वो ऋतिक तिब्रेवाल का मैंने इसमें क्वेश्चन कवर किया था। ऑफर जो होता है वो कंडीशनल हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर कल तो कोई भी चल के क्या करेगा, सामने वाला 8 लाख में बेचू क्या या परचेस करोगे क्या, ऐसा ऑफर दे दिया, आप बोलोगे नहीं मैं 5 लाख में परचेस करूंगा। एक्सेप्टेंस तो दे रहे हो बट कंडीशनल दे रहे हो। हाँ, अगर उसको वैलिड मान लेते थे तो एक्सेप्टेंस देने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था, और जो बेचारा 8 लाख में बेचने वाला था उसको चुपचाप कितने 5 लाख में परचेस करना पड़ता था या सेल करना पड़ता था। तो ये अगर बोलू यहाँ पे, तो ये अपने आप में बहुत ही गलत प्रोविजन बन जाती। दैट्स व्हाई सीधे सीधे लॉ ने क्या बोला है बताना, कि आपका जो एक्सेप्टेंस होगा इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली वेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, मतलब जिसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं है, और एंड इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर। और ये कोई यूजुअल मोड में होना चाहिए। जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो आपका एक्सेप्टेंस, तो एक जो नॉर्मल वे होता है उसके थ्रू आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए, ओके। हाँ, लेकिन अगर प्रपोजल ने प्रिस्क्राइब करा कि किस मैनर में एक्सेप्टेंस देना है, तो आपको उसी मैनर में क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, ओके। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly। सब वो वैसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके ओके। तो फिर सीधी सी बात है, कोई कंडीशन नहीं चाहिए आपके एक्सेप्टेंस में। तो यहाँ पे वो एग्जांपल भी दिया है, वही अपने गाड़ी वाड़ी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चल नीचे आ जाते।
द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब भी आप आपका एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो सामने वाले को कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे आपका एक्सेप्टेंस, तब तक उसको क्या नहीं माना जा सकता, एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। बात समझ में आ गई आपको? जैसे अब यहाँ पे वही सब लिखा है, टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म, है ना। एक जो भी आपका नॉर्मल फॉर्म होता है उस वे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विथ वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस। अगर आप बहुत ही कुछ तो भी उल्टी पुल्टी कोई तो भी कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उसको कभी आपका एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा। ओके, सच अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज काउंटर प्रपोजल। अब याद होगा आपको, जब हमने काउंटर ऑफर देखा था तो उसका दूसरा नाम ही मैंने आपको क्या बोला था, कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। एंड इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज टू मटेरियलाइज, मतलब ओरिजिनल प्रपोजल को मटेरियलाइज होना है, मतलब इसको अगर आपको जिंदा रखना है इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं लानी पड़ेंगे। फर्दर व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड ऑफर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द ऑफर मेड टू हिम। अब ये भी बात आपको पता है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए ऑफर मेड टू हिम का। ओके, जो आपको ऑफर किया गया उसका नॉलेज भी चाहिए। याद करो ना वो ललमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता, याद आ रहा है सबको? तो फिर वहां पे भी हमने यही देखा था कि जब तक आपको ऑफर का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो। ओके, इफ he does not have knowledge there can be no acceptance। अगर आपको ऑफर का नॉलेज ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। ओके, द एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। एक्सेप्टेंस किसको होना चाहिए, ऑफर को ही होना चाहिए। ओके, देन इट कैन मटेरियलाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके ये क्या बना सकता है बताना, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ओके, और फिर ये इतने जो पॉइंट है इस पे उन्होंने 3 केस लॉ यहाँ पे उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके रखे हुए थे। तो चलो एक बार हम लोग नजर घुमा लेते। पहला केस लॉ है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। अरे याद आ रहा है क्या, ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो ये केस लॉ ऐसा है बच्चों जिसमें बी नाम का एक सप्लायर है जिसने एक मैं बोलूंगा ऑफर सेंड किया था रेलवे कंपनी के मैनेजर को कि क्या तुम कोल परचेस करोगे क्या, है ना, सप्लाई ऑफ कोल के लिए उसने क्या किया था, ऑफर दे दिया था। किसने, ब्रॉगडन ने दिया था मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को, ठीक है। द मैनेजर रोड द वर्ड अप्रूव्ड, मैनेजर ने तो उस पे लिख दिया था भाई ठीक है अप्रूव्ड हो गया। ओके, काय पे, उस ड्राफ्ट पे, उस पेपर पे, ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉवर ऑफ द टेबल। और उसने क्या कर दिया बताना, टेबल के अंदर वो एग्रीमेंट डाल दिया। टू सेंड इट टू द कंपनीज सॉलिसिटर्स फॉर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। सॉलिसिटर्स बोले तो जो कंपनी के लॉयर्स वगैरह है, तो उनके पास में उसको भेजना था, तो उसने क्या कर दिया, ड्रॉवर में रख दिया। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेंड इन द ड्रॉवर। और बहुत दिनों तक ये कहां पड़ा रहा बताना, ड्रॉवर में ही पड़ा रहा। हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर बोला क्या जाएगा कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैनेजर हैड नॉट कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू द सप्लायर। बात समझो, आपने उस ड्राफ्ट पे लिख दिया कि मैं ये अग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, अप्रूव कर रहा हूं, ये लिख तो दिया, लेकिन सिर्फ उतना करना काफी रहेगा क्या, नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखो ना, हम पॉइंट भी क्या देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जब तक आप आपका एक्सेप्टेंस सामने वाले को नहीं पहुंचाओगे तब तक एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। भले ही आपने उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे लिख के रख दिया था कि मैंने इसको अप्रूवल दे दिया, लेकिन आप अगर सिर्फ उसको ड्रॉवर में डाल के रखोगे तो वो तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। ओके, इट हैज नॉट बिन कम्युनिकेटेड, तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, तो फिर इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बन ही नहीं सकता। बात समझ में आया? देखो बच्चों, ये कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी की वजह से हम लोग ऑफर का कम्युनिकेशन कब होता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होता है, वो लास्ट के वीडियोस में हम लोग देख रहे थे। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है, भले ही ऑफर का हो या एक्सेप्टेंस का हो, ठीक है। उसके बाद एक और केस लॉ था, नेल वर्सेस मेरिट, ठीक है। अब ये क्या था बताना, ये एम ने एन को, एम बोले तो कौन, मेरिट, एम ने एन को लैंड सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था पाउंड 280 में, और एन ने रिप्लाई किया टू एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन उसने चेक दिया था 80 का ही। देखो 280 पाउंड्स का वो कॉन्ट्रैक्ट था, और एन ने बदले में क्या किया, एक्सेप्टेंस तो दे दिया पाउंड्स 280 के लिए, बट बंदे ने 80 पाउंड का चेक दिया और उसने प्रॉमिस किया कि वो बाकी के 200 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा, 50 ईच की इंस्टॉलमेंट में देगा। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, आपका मेन ऑफर
ऐसी चीज के लिए था क्या? नहीं, आपने तो मेन ऑफर सिर्फ इतना बोला था भाई पाउंड 280 में लेना पड़ेगा, वहां इंस्टॉलमेंट का कोई जिक्र नहीं था ऑफर के अंदर। तो अगर ये एक्सेप्टेंस ऐसे देता है कि 80 का चेक ले बाकी का इंस्टॉलमेंट में देता, ये तो फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ओके, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस है तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि हमको तो कैसा चाहिए? अनकंडीशनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनक्वालिफाइड भी बोलते हैं। तो इधर क्या बोला गया? इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस। एन नहीं बोल सकता कि मेरा एक्सेप्टेंस हो गया, बिकॉज इट वॉज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन, क्योंकि वो अनक्वालिफाइड नहीं था, मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दिया था आपके मिस्टर एन ने। तो यहाँ पे एम को अपना लैंड बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। ओके, फिर इसके बाद हम लोग और आगे चले गए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। ये भी मोर और लेस वैसा ही केस लॉ था। ओके, जहां पे ए ने ऑफर किया था सेल करने के लिए हाउस, किसको? बी को, कितने में? 1 लाख में। तो बी ने रिप्लाई क्या किया? आई कैन पे 80,000 फॉर इट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 1 लाख का, ऑफर था 1 लाख का, और आप बोल रहे हो 80,000 दूंगा। तो ये सीधी सी बात, इधर ही तुमने एक्सेप्टेंस दिया, बट ये एक्सेप्टेंस कैसा हो गया? कंडीशनल हो गया, या इसको आप लोग काउंटर ऑफर भी बोल सकते हो। ओके, द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड। तो सीधी सी बात है, ये जो 1 लाख का ऑफर है वो उसी वक्त क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया बाय बी, एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड बोले तो अनकंडीशनल, तो इसका एक्सेप्टेंस नॉट अनक्वालिफाइड है, मतलब कंडीशनल नहीं है, सॉरी अनकंडीशनल नहीं है। तो बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड इज प्रिपेयर टू पे 1 लाख। और फिर बाद में जाके अगर बी बोले चल ठीक है मैं 1 लाख में रेडी हो जाता हूं, तो क्या ए को उसको सेल करना ही पड़ेगा क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने 80,000 की बात करी तभी उसका ये ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गया। अब ये ऑफर ही कैंसिल हो गया, तो अगर ये बाद में बोलता है कि चल मैं 1 लाख में परचेस करता हूं, बाद में एक्सेप्टेंस देने की कोशिश करे, तो बेटा ऑफर ही है नहीं ना। क्यों? क्योंकि ऑफर तो तभी रिजेक्ट हो गया था जब आपने 80,000 की बात करी। तो जब ऑफर ही नहीं है तो फिर आप बाद में एक्सेप्टेंस दोगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? जवाब है नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर एंड इट इज अप टू ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। और वो ए पे होता है कि उसको वो एक्सेप्ट करना भी है या नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसके बाद ये ऐसे छोटे मोटे हमने केस लॉ देखे। ये इसका तो सिर्फ नाम दिया है भाई, जब तक आपको ऑफर पता नहीं है तब तक एक्सेप्टेंस हो नहीं सकता। ये भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस लॉ में ये सब दिया गया था। ओके, फिर ये हेवर्थ वर्सेस नाइट में भी क्या हुआ बताना, ऐसे कुछ तो भी आया था। देखो, मियर वेरिएशन इज लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग डिफरेंस इन द सब्सटेंस। अगर सिर्फ आप लैंग्वेज बदल के एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, हाँ, उसका सब्सटेंस जो अंदर का कंटेंट होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब मोड। जो भी आप एक्सेप्टेंस दोगे तो वो प्रिस्क्राइब मोड में देना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑफरर ने ऑफर देते वक्त एक्सेप्टेंस के लिए कोई मोड प्रिस्क्राइब किया है, तो सीधी सी बात है आपको एक्सेप्टेंस भी उसी मोड में देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन सपोज आपको बोला गया है कि भाई एक्सेप्टेंस देना है तो ईमेल से दो। अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दिया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर समझो ऑफरर इंसिस्ट आपको नहीं करता है, मतलब उसने बोला तो था कि भाई एक्सेप्टेंस देना हो तो ईमेल से करो, लेकिन आपने फिर भी मैसेंजर के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस दिया। लेकिन अगर सपोज आपका वो पर्टिकुलर बंदा ऑफरर उस पे फिर इंसिस्ट नहीं करता है, वो आपके पीछे नहीं लगता है कि नहीं मुझे ईमेल में ही चाहिए, वो अगर इंसिस्ट ना करे तो भी फिर मान लिया जाएगा कि प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। हाँ, लेकिन वो इंसिस्ट करा तो फिर आपको सीधे से समझना पड़ेगा कि आपका एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। ओके, तो ये वहां पे वही एग्जांपल है। तो मैं सीधा सा आगे जाता हूं। टाइम, कितने टाइम तक आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा? अब वो डिपेंड करता है। अगर ऑफर देते वक्त स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दी है आपको कि भाई इतने इतने टाइम में एक्सेप्टेंस दो, तो आपको उसी टाइम में क्या करना पड़ेगा बताना, आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। और अगर नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड बोले तो इंडिकेटेड, अगर कोई टाइम इंडिकेट किया ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। आपको रीजनेबल टाइम में आपका एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा बिफोर द ऑफर लैप्सेस, ऑफर लैप्स होने के पहले। ओके, अब रीजनेबल टाइम क्या है? ये नो वेयर डिफाइंड इन द लॉ, लॉ में कहीं नहीं बोला कि रीजनेबल टाइम कितना होता है। ओके, हाँ, लेकिन ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, वो डिपेंड करेगा, केस टू केस डिफर करेगा। ओके, चल आगे। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस।
अगर सामने वाला सिर्फ चुप्पी बनाए बैठा है तो क्या उसको आप एक्सेप्टेंस बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते हो। ओके, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेल्यूर टू आंसर। मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड, मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया, काई से? सामने वाले के साइलेंस से। ओके, या फेल्यूर टू आंसर से आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक्सेप्टेंस हो गया, अनलेस द ऑफर हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट कि साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब अगर ऑफर का प्रीवियस कोई एक्ट ऐसा था जिससे ऐसा इंडिकेट हुआ था कि उसका साइलेंस ही उसका एक्सेप्टेंस हो गया था, अगर ऐसा इंडिकेट नहीं हो रहा है तो आप कभी भी ये मत मानना कि मियर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, क्योंकि साइलेंस कभी भी आपका एक्सेप्टेंस नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो फिर अब इस पे एक केस लॉ हुआ था जो हमको जानना जरूरी है। कौन सा केस लॉ हुआ था बताना? ये देखो, याद आ रहा है आपको? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। ठीक है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, याद करो। फेल्टहाउस क्या थे? अंकल थे, किसके? बिंडले के। याद आ रहा है क्या? तो फेल्टहाउस अंकल ने क्या किया था? ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स, उसके नेफ्यू का घोड़ा परचेस करना चाहते थे अंकल इन £30, सेइंग इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। अगर मैं घोड़े के बारे में तुझसे और कुछ नहीं सुना तो मैं ये मान लूंगा कि ये घोड़ा मेरा हो गया, मैं घोड़ा परचेस कर रहा हूं। ओके, तो नेफ्यू ने रिप्लाई किया ही नहीं, याद है ना आपको? तो नेफ्यू ने रिप्लाई किया ही नहीं और नेफ्यू ने अपने ऑक्शनियर को बोला कि बी टू कीप पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ द सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। मतलब क्या हो गया? उसने वो घोड़े को क्या बोल दिया बताना? वो सॉरी, घोड़े को उसने साइड में रखने को बोला, रिजर्व करने के लिए बोला फॉर हिज अंकल। ठीक है, अंकल के लिए रिजर्व करने के लिए बोल दिया, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हो गया बताना? ऑक्शनियर सोल्ड द हॉर्स। मिस्टेक से ऑक्शनियर ने क्या कर दिया? सेल कर दिया घोड़े को। तो एफ स्यूड हिम, और एफ ने फिर क्या कर दिया? उस पर स्यू कर दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? एफ कुड नॉट सक्सीड, एफ यहां पे सक्सीड नहीं होगा एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम। ठीक है, नेफ्यू ने कुछ भी नहीं बोला घोड़े के बारे में, जबकि अंकल ने पहले बोल के क्या रखे थे? अंकल बोल रहे थे कि भाई तूने अगर घोड़े के बारे में और कुछ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि तूने मुझे घोड़ा बेचने का वादा कर दिया है। ओके, एक्सेप्टेंस उन्हें दे दिया है। ओके, हाँ, अब बी कुछ नहीं बोला तो अंकल नाचने लगे, उनको लगा कि भाई घोड़ा तो अब अपना जो पर्टिकुलर नेफ्यू है वो हमको ही बेचने वाला है। ओके, और वहां पे नेफ्यू ने क्या किया था बच्चों? उस ऑक्शनियर को भी बोल के रखा था कि इस पर्टिकुलर घोड़े को तुम क्या करना, आप रिजर्व कर देना, उसको ऑक्शन में मत बेच देना। बट मिस्टेक से क्या हुआ बताना? उस ऑक्शनियर ने उसको सेल कर दिया। अब फिर अंकल यहाँ पे क्या हो गया बताना? गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए, और उन्होंने क्या किया? सीधे सीधे स्यू कर दिया उस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, अब उन्होंने जो ये पर्टिकुलर स्यू किया था तो कौन जीतेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जीतने वाले थे वो बिंडले। बिंडले जीता। क्यों जीता? उसने सीधे सीधे एक ही कंटेंशन रखा कि देखो मैंने एक्सेप्टेंस तो दिया ही नहीं था, मतलब मैंने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया था। एक्सेप्टेंस देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अब भी देखा है, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करते तब तक एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और वहां पे ये प्रूव हुआ कि नेफ्यू ने तो कम्युनिकेट किया ही नहीं था। ओके, कम्युनिकेट कैसे नहीं किया था बच्चों? क्योंकि सीधी सी बात है, उसने जस्ट उस पर्टिकुलर ऑक्शनियर को बोला कि तू घोड़ा साइड में रख, लेकिन एक्सेप्टेंस है कि नहीं है वो उसने कम्युनिकेट नहीं किया। भले ही दिल से उसका एक्सेप्टेंस हो गया था, लेकिन वो लॉ के हिसाब से तो भाई कम्युनिकेट होना जरूरी होता है, अदरवाइज देयर विल बी नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, वहां पे एक्सेप्टेंस रहेगा ही नहीं। अब देखो, इस पे एक बच्चे ने, सागर मुड़े ने मेरे को बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। देखो वो बच्चा क्या बोलता है? वो बोलता है सर ठीक है, ये केस लॉ में ये सब ऐसा हुआ कि भाई ये पहले फेल्टहाउस अंकल ने उसको मतलब ऐसा ऑफर दिया कि तू क्या करना, अगर तूने कुछ नहीं बोला तो ये मैं मान लूंगा कि ये कहीं ना कहीं क्या है बताना, एक्सेप्टेंस है तेरा। ओके, ये फेल्टहाउस ने ऑफर भी वैसे दिया, देख लो आप लोग, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। ओके, तो सागर ने मेरे को क्या पूछा? सागर पूछता है सर आपने एक चीज पढ़ाई थी क्या? अब मैं आपको लगा तो मैं वहां पे लेके चल जाता हूं। देखो हम लोग ऑफर में जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। ऑफर में हमने एक पॉइंट देखा था, देखो ये पॉइंट क्या था? ये ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म
द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब देखो वो बच्चे की दाद देनी पड़ेंगी, उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे लॉ में कहीं पे भी घूमते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आगे है तो बस आगे का ही क्वेश्चन पूछेगा, वैसे नहीं रहता है, वो पीछे से बराबर उसको कोरिलेट करता है। तो सागर ने मेरे को एक सवाल पूछा कि सर अब वो अंकल फेल्टहाउस ने जो उसको ऑफर दिया था वो ऑफर ही मुझे बराबर नहीं लग रहा। अब वो बच्चा क्यों बोल रहा था कि ऑफर बराबर नहीं लगा, तो उसका रीजनिंग उसने ये दिया। सागर बोलता है कि सर आपने बोला था ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे फेल्टहाउस ने भी जो ऑफर दिया वो भी तो वैसा ही ऑफर है। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो फेल्टहाउस का ऑफर कैसा था, फेल्टहाउस का ऑफर था इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। ओके, तो ये तो वैलिड ऑफर ही नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कहां से आई, ऐसा किसने पूछा था बताना, ये सागर पूछ रहा था। ओके, तो देखो एक सीधी सी बात बोलता हूं बच्चों, डेफिनेटली ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, लेकिन आपका जो एक्सेप्टेंस होता है ना, एक्सेप्टेंस इज लाइक अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अब भले ही फिर ऑफर टेढ़ा, मतलब ऑफर वैलिड नहीं भी रहा, लेकिन अगर आप जब एक्सेप्टेंस दे देते हो तो जाके फिर वहां पे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात का आप लोग पर्टिकुलरली ध्यान रखना। ओके, तो यहां तो ठीक है, एक्सेप्टेंस देने के बाद ये कम्युनिकेट नहीं हुआ, वो तो डेफिनेटली उसको ये पूरा समझ में आ ही गया था कि ये कम्युनिकेट नहीं हुआ, इसके लिए यहाँ पे केस कौन जीता बताना, बेंडले जीता। लेकिन वो बोलता था, मतलब उस पर्टिकुलर सागर ने बोला सर आपको केस में, कोर्ट को केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में भी जाने की जरूरत नहीं थी, उतने दूर भी क्यों गए, आप सीधे सीधे यही बोल देते कि ये जो फेल्टहाउस है ये फेल्टहाउस का ऑफर ही प्रॉपर नहीं था और ऐसे ही फेल्टहाउस को हरा दे सकते थे। ओके, तो वो उसकी थिंकिंग थी, तो बच्चा वैसे सोच रहा था। बट मैं एक बात बता दूं, देखो भाई ऑफर ठीक है, भले ही वैलिड ऑफर नहीं था, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस उससे ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, तो इसके लिए ये प्रूफ करने के लिए केस हुआ कि ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नेफ्यू ने तो क्या कर दिया था, घोड़ा साइड में रखने की बात कर दी थी, तो मनी मन उसने एक्सेप्टेंस दे दिया। बट कोर्ट में फिर इसी बात पे चर्चा होने लग गई कि जो एक्सेप्टेंस था वो कम्युनिकेट नहीं हुआ ना, तो इसके लिए ये केस किसको जिताया गया बताना, ये बेंडले को जिताया गया। बात समझ में आ गई। तो उस बच्चे का सच में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, फिर ये मैगजीन का मैंने एग्जांपल दिया, फिर वो जैसे मैंने मेरा भी खुद का एग्जांपल दिया था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो, जैसे मेरे घर अपने जो क्लास था तो क्लास पे भी वो पेपर वाला पेपर डाल के जाता था, याद है ना सबको, तो वैसे ही वो मैगजीन का था। 1 साल तक मैगजीन का आपने सब्सक्रिप्शन करा था तो मैगजीन प्रॉपरली आपको आई। फिर 1 साल की एक्सपायरी होने के बाद भी आपको क्या हो रहा था बताना, आपको मैगजीन कंपनी मैगजीन भेज रही थी, कितने 5 साल तक भेजी, और फिर ए ने भी क्या किया, यूज करना चालू ही रखा उसने। फिर बाद में एकदम से बिल आया तो बंदे ने बोला कि मैं कोई बिल विल पे नहीं करूंगा। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या उस बंदे को बिल पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जवाब है करना पड़ेगा। ए वुड बी लाइबल टू पे एज ही कंटिन्यूड यूज, क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली क्या किया था, उस मैगजीन को यूज किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस दे रहा था। लेकिन एक्सेप्टेंस कैसे दे रहा था? बाय हिज कंडक्ट, कंडक्ट से वो क्या कर रहा था बताना है, अपना एक्सेप्टेंस वहां पे दे रहा था। ओके, तो ये बात हो गई। और फिर अब देखो नीचे एक पॉइंट आ रहा है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। देखो आप वर्ड स्पोकन और रिटन एक्सेप्टेंस देते हो तो वो होता है आपका क्या, वो होगा आपका एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। लेकिन जब आप आपके कंडक्ट से आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे आपका एक्सेप्टेंस दिख के आता है, तो वो आपका क्या बनेगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बनेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका, कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर चीज का या गुड्स का मैंने आपको ऑर्डर का ऑफर कर दिया था, या मैंने ऑफर किया था कि यार क्या आप मुझे ये गुड्स बेचोगे, आपने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला। ओके, तो मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारे में बहुत एटीट्यूड है, रिप्लाई नहीं करते हो, ऐसा वैसा सोचने लगा था। लेकिन आपने क्या कर दिया पता ना, गुड्स डायरेक्ट मेरे पास में भेज दिए। ओके, तो आपने जब मैंने ऑफर किया था तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने वो डायरेक्टली गुड्स मेरे पास में भेज दिए, तो आपने एक्सेप्टेंस ही दिया ना। लेकिन आपका एक्सेप्टेंस कैसा माना जाएगा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेल। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेप्टेंस और ये एक्सेप्टेंस के रूल्स, और इसमें हमने क्या देखे बताना, इतने सारे केस लॉज भी देख के रखे हुए। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना। देखो बच्चों,
ये जब आप पढ़ोगे तो मैंने आपको तब भी बताया था कि ये पढ़ने में बड़ा ही डिफिकल्ट जाएगा। ओके, क्योंकि इसका ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ तरीके से इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, ये पूरे मॉड्यूल में सब चीजें डाल के रखी हुई है। ओके, मैं जिस वे से आपको पढ़ा रहा हूं उस वे से अगर आप ध्यान दोगे तो फिर देखो ये चीजें जो है ये बड़ी आसानी से आपके दिमाग में चली जाएंगी। ठीक है, चलो प्लीज ध्यान से देखना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो सबसे पहली बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए ऑफर भी लगेगा और एक्सेप्टेंस भी लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही बोला है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज टू गिव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो दोनों चीजें लगती है। बट एक चीज समझो, आपने अब ऑफर भी देखा, एक्सेप्टेंस भी देखा, और दोनों में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है बच्चों? कि दोनों भी आपके क्या होने चाहिए बताना, कम्युनिकेटेड होने चाहिए। ऑफर हो एक्सेप्टेंस हो, जब तक वो कम्युनिकेटेड नहीं होता तब तक वो वैलिड ऑफर या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। अभी तो हमने ऊपर इतने सारे केस लॉ देखे, देखो ना यहाँ पे यही तो देख रहे थे, क्या एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ये जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा, ऑफर की बात करो एक्सेप्टेंस की बात करो, तो तब तक आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई आपको? ओके, और मैंने जैसे बोला था भाई, जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फेस टू फेस होती है, जब आमने सामने होती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है रे बच्चों, क्योंकि आप आमने सामने हो तो मैंने आपको ऑफर दिया, आप मेरे को एक्सेप्टेंस दे दोगे, तो वहां पे इंस्टाटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है। वहां पे जहां की वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिफिकल्टी कब अराइज होती है? जब पार्टीज आपकी डिस्टेंट प्लेस पे है, मतलब पार्टीज कहां पे बताना, अलग अलग प्लेसेस पे है, तो जाके वहां पे प्रॉब्लम आने लगती है। हाँ, इंटरनेट वगैरह से आप अगर करोगे, ईमेल के थ्रू करोगे, तो वो सामने वाले ने ईमेल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो सब चीजें वहां पे आती है। हाँ, लेकिन पहले के जमाने की बात करूं तो पहले के जमाने में हम लोग पोस्ट वगैरह डाला करते थे, तो उसमें फर्दर क्या होता था बताना, डिले हुआ करता था। ठीक है, उस हिसाब से फिर ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा कब नहीं, ये हम लोगों ने देखना चालू किया था। तो सेक्शन 4 बोलता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। आप मेरी डायग्राम याद करो, मैंने आपको क्या बोला, ए ने बी को ऑफर किया, लेट से उसने 29 ऑफ मई को क्या कर दिया, ऑफर का लेटर डाला, वो सामने वाले को 4 जून को मिला, तो जब उसको वो लेटर मिलेगा तब माना जाएगा कि उसने क्या कर दिया है बताना, या तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपका कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है बताना, जब इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जिस बंदे को आपने ऑफर किया उसके नॉलेज में जब आएगा तब जाके माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सप्लेन किया इसको एग्जाम्पल के थ्रू, देखो, वेर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट, तो ए ने बी को प्रपोजल दिया पोस्ट से, टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख, 5 लाख में घर बेचना चाहता था कौन? ए बेचना चाहता था बी को। एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10th मार्च, और लेटर कब डाला उसने? 10 मार्च को, एंड दैट लेटर रीचेस टू बी ऑन 12th मार्च, और वो लेटर उसको कब मिला? 12 मार्च को, तो द ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड। तो अब ऐसा बोला जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया। कब कम्युनिकेट हो गया बताना? 12 मार्च को। क्यों? क्योंकि तब उसको वो लेटर मिला तो उसके नॉलेज में आ गया। कब नॉलेज में आ गया बताना? 12 मार्च को नॉलेज में आया, तो तब जाके कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो वहां पे सम अप करके क्या बोला है, thus it can be sum up that when proposal is made by post, its communication will complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। तो उस बंदे को जब रीच होगा तब जाके माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे घातक, क्या? मेयर रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशियंट, ये सफिशियंट है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेंट इन द लेटर। देखो मैंने आपको तब भी बोला, मैं जब बता रहा था डायग्राम में, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने 2 डेट्स ला ली थी वापिस से। मैंने 3 जून को ऐसा बताया कि आपको रिसीव हुआ लेटर, और बंदे ने 4th जून को लेटर रीड किया। तो मैंने फिर आपसे सवाल पूछा था कि बताओ अब 4 जून को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा या 3 जून को होगा? 3 जून को लेटर मिला और 4 जून को उसने रीड किया। तो फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 की वर्डिंग ये है,
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, वो सामने वाले के जब नॉलेज में आएगा तो जाके कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो सकता है। और उसके नॉलेज में कब आएगा बच्चों, जब उसको सिर्फ लेटर मिल जाएगा या वो जब रीड करेगा। तो बहुत सीधी सी बात है बच्चों, जब वो लेटर को रीड करेगा तब जाके उसके नॉलेज में आएगा, क्योंकि सिर्फ लेटर मिला तो उसको थोड़ी पता है कि लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसके नॉलेज में तो तब भी वो ऑफर नहीं था। उसके नॉलेज में वो ऑफर कब आएगा, वेन एवर ही विल बी रीडिंग दैट पर्टिकुलर लेटर। तो याद रखना, जब रीड करता है तब जाके वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। तो फिर क्या बोला है देखो, मेयर रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेंट इन द लेटर। तो उसने रीड करना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ही रिसीव्स द लेटर ऑन 12 मार्च, 12 मार्च को उसको लेटर मिला, बट ही रीड्स इट ऑन 15 मार्च, लेकिन वो 15 मार्च को पढ़ता है। इन दिस केस ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15 मार्च, 15 मार्च को कम्युनिकेशन ऑफर आपका क्या होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा, एंड नॉट ऑन 12th मार्च। 12th मार्च को नहीं होगा, क्यों, सिर्फ रिसीव होना जरूरी है या फिर पढ़ना भी जरूरी है, तो जवाब है पढ़ना भी जरूरी रहेगा। क्लियर हो गई बात सबको। तो ये हुआ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एकदम सिंपली, ठीक है। अपन ने तो डायग्राम वायग्राम देखी बच्चों, तो वो और ज्यादा आपको आसान जाएगा। बट देखो ये वर्डिंग आनी चाहिए, ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वर्डिंग आनी जरूरी है, ठीक है। चलो नीचे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो मैंने आपको जब बनाया था तब भी मैंने आपको क्या बोला था, मेनली तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए। अब इन्होंने देखो कुटाने क्या किया, इन्होंने कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लिखते वक्त ही इसके बीच में क्या डाल दिया, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया, जबकि अपन ने फिर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस को अलग वीडियो में देखा था। ओके, मैंने आपको पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ाया था और फिर उसके साथ में देखो ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया था, कौन सा, ये देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ये मैंने साथ में पढ़ाया था आपको। ओके, और फिर ये जो पार्ट है ये मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये अलग वीडियो में लेके मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा हूं कि भाई कुछ कुछ चीजें मॉड्यूल में थोड़ी सी, वैसे तो मॉड्यूल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जगह रहेंगी, तो मैं जैसे सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं तो आप वो देख लो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो इस पे हम लोग पहले जाते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मतलब आपने ए ने बी को लेटर दिया, बी ने लेट से एक्सेप्टेंस भी दे दिया, लेकिन वो लेटर पहुंचेगा 2-3 दिन के बाद, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, अगर उसकी बात चल रही है तो इधर दो बातें आती है, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट प्रपोजी, या एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। ओके, प्रपोजर के एंगल से कब कंप्लीट होगा, प्रपोजर मतलब जिस बंदे ने लेटर या ऑफर डाला था उसको बोलेंगे प्रपोजर, द बंदा मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रपोजर। तो उसके हिसाब से कब कंप्लीट होगा, जब आपका प्रपोजी पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन करेगा, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब प्रपोजी अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डालेगा, लेटर पोस्ट में जब डाल देगा, तब प्रपोजर के एंगल से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। इन शॉर्ट बोलूं तो प्रपोजर मतलब कौन, ए के हिसाब से कब कंप्लीट होगा, जब बी अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट में डालेगा तब जाके कंप्लीट होगा। लेकिन ये लाइनें आपको लिखना आनी चाहिए, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। एक बार पोस्ट में डाला तो आपके उस पर्टिकुलर एक्सेप्टर के पावर के बियॉन्ड चले जाता है, बात समझ में आ रही है, उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस का लेटर, तो तब जाके बोला जाएगा कि एज अगेंस्ट प्रपोजर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टर किसको बोलेंगे, वो बी को आप लोग यहां पे क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर, तो उसके हिसाब से कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। एक्सेप्टर बोले तो बी के एंगल से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो जब ए के नॉलेज में आएगा तब जाके क्या होने वाला है बताना, ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। फिर ये सब चीजों को बताने के लिए उन्होंने देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिया। अब मैं डेफिनेटली रिवीजन करा रहा हूं तो मैं इतना पढ़ने तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ये सब चीजें बाय वे ऑफ डायग्राम बता चुका हूं, तो मैं इसमें अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको। तो देखो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और ये वही बातें रिपीट करी हुई है, ठीक है। और फिर मैंने आपको इस बारे में भी चर्चा कर दी थी, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। देखो टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ये सब चीजें क्या होती है, इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो इंस्टाटेनियसली कंप्लीट हो जाता है। ओके,
तो सीधी सी बात है, जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो सामने वाले को आपकी आवाज आ गई और आपने मान लो आपको किसी ने ऑफर दिया था और आपने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा बताना, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बीच में कहीं कॉल ड्रॉप्स हो गया या डिस्टर्बेंसेस आ गए इन द लाइन, तो इसको वैलिड एक्सेप्टेंस या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं माना जाएगा। ओके, तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कॉल ड्रॉप्स वगैरह के अलावा अगर आपका एक्सेप्टेंस ऑफर हो जाए तो जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, फिर अब हम लोग ये रिमेनिंग पार्ट देखते हैं जो हमने तब भी देखा था, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किन किन मोड से दिया जाता है, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाते टाइम बोला था कि मॉड्यूल में भी देखो, मैंने देखो इसका चार्ट बनाया था, बाय एन एक्ट हो सकता है या बाय ओमिशन हो सकता है। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, दो तरीके से आप लोग एक्सेप्टेंस दे सकते हो, बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन। अब देखो, मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि मॉड्यूल में बड़ा ही बेढंगे तरीके से दिया हुआ है। अब देखो, बाय एन एक्ट लिख दिया, एक्ट क्या क्या हो सकता है, एक्ट इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको चार्ट में लिखा के दिया था, वेदर रिटन और ओरल। मतलब आप कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्ट से भी कर सकते हो, एक्ट में बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी आपके इसमें आ जाएंगे। अच्छा, रिटन वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, लेटर में लिख रहे हो, टेलीग्राम या फैक्सेस या मेल में लिख रहे हो, है ना। ओरल क्या आ जाएगा, टेलीफोन से मैसेज दे रहे हो या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट। देखो, एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कंडक्ट भी आ जाता है, जैसे आप कोई पॉजिटिव साइंस करते हो, है ना, एक्टिंग और मेकिंग साइंस वगैरह वगैरह, पॉजिटिव एक्ट्स और साइंस, ये सब चीजें भी उसके अंदर आ जाएंगी। आप वो चार्ट देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सब बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ कम्युनिकेशन बाय एक्ट। फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, मतलब आप कुछ नहीं करते हो, उससे भी आपका एक्सेप्टेंस सामने वाले को दिख के आ सकता है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, फिर ये देखो, अब वापस से इसको इलेबोरेट किया है, किसको, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। देखो, ये जो एक्ट या कंडक्ट है वो एक ही तो है, अब उसको वापस इलेबोरेट किया हुआ है। ओके, तो फिर इसमें एक उन्होंने देखो ये छोटी मोटी बातें डाल के रखी हुई है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस टू विलिंग बायर अंडरस्टूड एज, कि मैंने आपको ऑफर किया था कि भाई तुम इतना इतना मेरे को ट्रांसफर करोगे क्या गुड्स। ओके, तो आपने क्या किया बच्चों, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, आपने डायरेक्टली मुझे क्या कर दिया, गुड्स ट्रांसफर कर दिए। ओके, कुछ बोला नहीं था, कुछ नहीं था, तो आपने एक्सेप्टेंस तो दिया, लेकिन वो एक्सेप्टेंस काय के थ्रू दिया बताना, बाय कंडक्ट दिया। ओके, वैसे ही पब्लिक बस में आप लोग बोर्ड होते हो, मतलब पब्लिक बस में चढ़ जाते हो, तो ये भी क्या है बताना, आपका कंडक्ट से एक्सेप्टेंस हो जाता है ना। आप जब कॉइन डालते हो वेइंग मशीन में, मतलब वो वजन करने की मशीन में अगर आप कॉइन डालते हो तो ये भी आपका एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये सब चीजें मैंने आपको वहां पे लिखा के सब कुछ दे के रखा हुआ था। अब ये सेंट्रल बैंक यवतमाल वर्सेस वेंकटेश, ये केस लॉ था, बट नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, क्योंकि इसके अंदर कुछ एज सच पॉइंट से नहीं निकलते, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे चले गए थे, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। ये भी मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जो आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था, कुछ सिचुएशन होती है, स्पेशल कंडीशन होती है जो कन्वे होती है टैसिटली बोले तो, अदरवाइज देन एक्सप्रेसली, है ना, जो एक्सप्रेसली आपको नहीं बताई जाती है कंडीशन, लेकिन टैसिटली बताई जाती है। तो कभी कभी उसका एक्सेप्टेंस भी कैसा होता है बताना, टैसिटली ही होता है। ओके, विदाउट रियलाइजिंग देम। अब इसके लिए एग्जाम्पल था, देखो, पैसेंजर अंडरटेक्स ट्रैवल। अगर पैसेंजर ट्रैवलिंग कर रहा है तो ट्रैवल के पीछे प्रिंट होता है इंस्ट्रक्शन, है ना, स्पेशल कंडीशन पीछे लिखी होती है। तो जैसे ही आप टिकट लेते हो, है ना, उसी वक्त ये मान लिया जाएगा कि तुमने वो सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है। इसको तो बोलते हैं स्पेशल कंडीशन, है ना। टैसिटली आप एक्सेप्टेंस कैसे दे रहे हो कंडीशन को, जब आप टिकट ले रहे हो तब आपने एक्सेप्टेंस दे दिया उन कंडीशन को, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, फिर ये एक पर्टिकुलर केस लॉ हुआ था, मुकुल दत्त वर्सेस इंडियन एयरलाइंस का। तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई इसमें क्या हुआ था बताओ, इसको रिफंड चाहिए था मुकुल दत्त को, तो रिफंड की पॉलिसीज में वो फिट नहीं बैठ रहा था, है ना। तो क्यों फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि जो स्पेशल कंडीशन डाली थी तो वो उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट गेटिंग द रिफंड। अब वो इंडियन एयरलाइन से झगड़ने लग गया कि भाई तुमने ये सब चीजें मेरे को पहले बतानी चाहिए थी। तो इंडियन एयरलाइंस ने बोला कि भाई हमने तो ये डिस्प्ले करी है हमारे नोटिस बोर्ड पे,
कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ऑफिस है इंडियन एयरलाइंस का, वहां पे हमने नोटिस बोर्ड में तो सब कुछ प्रिंट कर दिया था। तो तुमको वहां पे देखना चाहिए था, और अगर तुम नहीं देख रहे हो तो फिर ये तुम्हारी गलती है। ओके, तुमको जब हमने टिकट दिया तो ये टैसिटली हमने समझ लिया कि तुमने टैसिट एक्सेप्टेंस दे दिया है और तुमने वो कंडीशन जान ली है। बात समझ में आ गई आपको? एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे केस कौन जीता था? इंडियन एयरलाइंस जीती थी। ओके, और फिर हम लोग और एक केस लॉ देखे थे, कौन सा? लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। याद करो ना बच्चों, लिली व्हाइट नाम की लेडी थी, उसने अपनी एक साड़ी जो थी वो मन्नू स्वामी को दे दी थी। याद है सबको? काय के लिए दी थी बताना? वो उस पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ड्राई क्लीनिंग है ना, ड्राई क्लीनिंग के लिए उसने अपनी एक साड़ी दे दी थी मन्नू स्वामी को। मन्नू स्वामी के उस पर्टिकुलर रिसिप्ट पे बैक साइड में लिखा था कि कल चल के अगर कोई लॉस वॉस हो जाए तो मैं 15% तक क्या करूंगा बताना, आपको पैसे दे सकता हूं। लेकिन लिली व्हाइट ने क्या किया बताओ? लिली व्हाइट ने उस पे पूरे जितने भी साड़ी की वैल्यू थी उतने के लिए केस ठोक दिया। क्यों ठोका? क्योंकि उस पर्टिकुलर मन्नू स्वामी से वो साड़ी गुम हो चुकी थी। ओके, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो पीछे लिखा होता है, तो जब तुमने वो रिसिप्ट ले ली तब मान लिया जाएगा कि तुमने वो सारी कंडीशन पढ़ ली थी। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे माना गया था कि ये पर्टिकुलर मन्नू स्वामी की बात सही है। ठीक है, ये लेकिन एक बात बता दो बच्चों, इस पर्टिकुलर केस लॉ में एक्चुअली हुआ क्या था? पहले ये केस लॉ बराबर लिली व्हाइट ने प्लेस किया था काई के लिए कि भाई मुझे पूरे साड़ी का पैसा चाहिए, ना कि मेरे को 15% चाहिए। ओके, तो मन्नू स्वामी ने क्या कंटेंशन रखा था कि भाई देखो, तुमने जब वो रिसिप्ट ली तो उसी वक्त मैं ये बोल दूंगा कि भाई तुमने वो सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली थी। ओके, तो पहले जब केस डाला गया था तो लिली व्हाइट बोल रही थी कि मैंने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ी ही नहीं है। ओके, तो पढ़ी ही नहीं तो मैं तेरी ये 15% की बात को कैसे मान लू? ये कौन बोल रही थी? लिली व्हाइट बोल रही थी। तो पहले जो केस था वो सिर्फ इतने ही बात पे था कि ये इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं पढ़े हुए है। ओके, कौन बोलती थी? लिली व्हाइट। मन्नू स्वामी बोलता था भाई तू जब वो टिकट ले रही है, रिसिप्ट ले रही है, तो ऐसा मान के चल कि वो तूने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। ओके, तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने फिर ये मन्नू स्वामी को जिताया था। तो कोर्ट ने बोला था जी हाँ कि ये मन्नू स्वामी तो केस जीता। किस कंटेक्स्ट में बोला था लेकिन कोर्ट ने? कि ये जो एक्सेप्टेंस दिया है ये टैसिट एक्सेप्टेंस दिया है। मतलब ये जो रिसिप्ट थी उसके पीछे क्या लिखा हुआ था बताना? तो उसके पीछे लिखा हुआ था कि ये जो कंडीशन है कि सिर्फ 15% ही मिलेगा, ये सब कहां पे लिखा हुआ था? उस रिसिप्ट के पीछे लिखा हुआ था। तो केस कौन जीता था? मन्नू स्वामी। लेकिन ये केस जब पहली बार डाला गया था तो पहली बार सिर्फ इसी कंटेंशन पे केस चल रहा था कि इसने, लिली व्हाइट ने तो वो सब कुछ पढ़ा हुआ नहीं था। लिली व्हाइट बोल रही थी कि मैंने ये कोई इंस्ट्रक्शन रीड नहीं किए। मन्नू स्वामी बोलता है तुमने जब रिसिप्ट ली तो मान लिया जाएगा कि तुमने रीड कर लिया। तो इस कंटेंशन पे कोर्ट ने जिताया था मन्नू स्वामी को। मन्नू स्वामी को जिताया था कि भाई स्पेशल कंडीशन होती है तो टैसिटली इसका एक्सेप्टेंस हो जाता है। लेकिन लिली व्हाइट ने, अगर मैं बता दूं और आगे की कहानी देखो, हमारे लिए हम क्या पढ़ रहे थे? स्पेशल कंडीशन पढ़ रहे थे। तो मैंने जब आपको पढ़ाया भी था तो बस स्पेशल कंडीशन के ही कंटेक्स्ट में लिली व्हाइट और मन्नू स्वामी का केस बताया था, उतने ही हद तक। लेकिन मैं आगे की भी कहानी बताता हूं बिकॉज ऑफ वन लाइन। देखो, ये एक लाइन की वजह से मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। अब आगे क्या हुआ? जैसे ये मन्नू स्वामी केस जीत गया तो कोर्ट में इतना तो डिसाइड हो गया कि अगर मान लीजिए आपके किसी पर्टिकुलर रिसिप्ट के पीछे अगर कुछ स्पेशल कंडीशन डाली है और अगर कोई बंदा वो पर्टिकुलर रिसिप्ट ले ले तो उसने पढ़ा हो ना पढ़ा हो मान लिया जाएगा कि उसने वो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े भी है और उसको ध्यान में आ चुके भी है। तो ये तो डिसीजन फिक्स हो गया और हमारे लिए तो इतना ही काफी था। ये देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेशल कंडीशन के लिए हमको उतनी ही बात काफी थी उस केस की। लेकिन बाद में लिली व्हाइट ने बोला ठीक है भाई, अब तुम बोल रहे हो कि पढ़ा है ना, ठीक है, मैंने नहीं भी पढ़ा तो मैं मान लेती हूँ कि मैंने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि स्पेशल कंडीशन है। तो ये केस तो लिली व्हाइट हारी। लेकिन फिर लिली व्हाइट ने वापस से एक केस फाइल किया। उसने बोला भले ही ये 15% का क्राइटेरिया मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसने जो सेकंड केस डाली थी वो इस चीज पे डाल दी बच्चों कि भाई ये लेकिन 15% तो गलत बात हुई। मेरी सारी गई है पूरी इतने बड़े वैल्यू की और आप सिर्फ 15% दे रहे हो, ये बात गलत है। तो ये और एक केस फाइल हुआ तो फिर वो बात अलग हो गई। वहां पे ये माना गया कि ये बात सही है कि ये अनरीजनेबल अमाउंट है, ये जो तुम 15% देने की बात कर रहे हो ये गलत बात है। ओके, फिर वो केस कौन जीता बताना? लिली व्हाइट जीती। बट यहां पे आपको ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि केस लॉ बाद में कौन जीता पहले कौन जीता। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कम्युनिकेशन ऑफ दिस स्पेशल कंडीशन। देखो,
पहले जब केस फाइल किया था लिली वाइट ने तो क्या बोल के किया था कि मैंने तो ये कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन मन्नू स्वामी ने क्या बोला, ये स्पेशल कंडीशन थी, तो जब तुमने वो रिसिप्ट ले ली तब तुम्हारा टैसिट एक्सेप्टेंस हो गया था इन कंडीशन को। बात समझ में आ रही है? तो कोर्ट ने भी बोला था जी हाँ, ये तो क्या मान लिया जाता है, एक्सेप्टेंस तो मान लिया जाता है स्पेशल कंडीशन का, लेकिन ये जो ग्राउंड डाल के रखा था या जो 15% का जो क्राइटेरिया डाला था, फिर कोर्ट ने सेकंड जो केस वापस से लिली वाइट ने डाला था तो वहां पे कोर्ट ने बोला ये बात तो ठीक है, एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन ये जो 15% का क्लॉज है ऐसा कोई भी बंदा डाल नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ये आप लोग डाल नहीं सकते हो, ये अनरीजनेबल है। फिर वो केस में क्या हुआ था बताना, इस मन्नू स्वामी को पूरी अमाउंट देनी पड़ी थी, किसको, लिली वाइट को। ओके, लेकिन मेन मुद्दा जैसे मैं बता रहा हूं, मेन मुद्दा क्या है बताना, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन ऐसी चीज है, अगर ये आपके पर्टिकुलर टिकट के पीछे कहीं तो भी छपा है तो जैसे ही आप लोग उसको लेते हो तो उसी वक्त मान लिया जाएगा कि आपने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया है। हाँ, लेकिन वो बात अलग है, ये 15% ये बड़ा ही छपरी सा क्राइटेरिया डाल के रखा था उसने, तो कोर्ट ने बाद में किसको अमाउंट देने लगा है बताना, मन्नू स्वामी को, लिली वाइट को। बट इस केस में मन्नू स्वामी एक बार जीता, किस कंटेंशन पे, कि मैंने पीछे लिखा है तो इसने पढ़ा हो ना पढ़ा हो मान लिया जाएगा कि इसने पढ़ा हो। इस कंटेंशन पे वो एक बार तो जीता, लेकिन ये जो 15% का क्लॉज था ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ओके, आप में से भले ही फिर मेरे को बाद में और भी सवाल पूछेंगे कि सर यहाँ पे फिर एक्सेप्टेंस तो अगर हो चुका था तो फिर ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए जो ऑफर का जो आपने, ये जो मैं बोलूंगा ऑफर का यहाँ पे जो आपने टर्म डाला था 15% का, ये अपने आप में अनलॉफुल था, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसके लिए कोर्ट ने क्या किया था, ये 15% नहीं पूरी अमाउंट देने लगाई थी मन्नू स्वामी को, लिली वाइट को। ओके, तो जब मैंने आपको पढ़ाया तब डेफिनेटली मैंने सिर्फ इतना ही आपको इसके कंटेक्स्ट में जितना हो सकता था, स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड जितना केस था उतना बताया। बट बाद में मैंने भी यहाँ पे जब नजर घुमाई तो मेरे को ये वाला भी यहाँ पे पॉइंट मिला, तो मैंने इसके लिए आपको क्या कर दिया, ये भी बात को क्लैरिफाई कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया था कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बच्चों, कि जो आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा उसके पीछे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होंगी तो वो इन्फोर्सिएबल होंगी सामने वाली पार्टी पे, लेकिन वो स्पेशल कंडीशन प्रिवेल करती है, ये सामने वाले को आपको कब तक बताना पड़ेगा बताना, कॉन्ट्रैक्ट के पहले कहीं ना कहीं से इंडिकेट तो हो जाना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप कोई स्पेशल कंडीशन बाद में निकाल के लाओगे, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल के लाओगे, तब ये नहीं माना जाएगा कि आपने, या वो पर्टिकुलर कंडीशन आपकी एनफोर्सिएबल यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अब ये एक पर्टिकुलर केस लॉ भी है, लेकिन इसके ना फैक्ट्स आपको दिए ना कुछ दिए, तो ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ये सब आपका रिपीट टेलीकास्ट है, जो आपने पहले देखा ये वापस रिपीट हुआ है। इवन ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये भी केस लॉ उसने वापस से डाला है, तो इस पे हम लोग चर्चा नहीं करे हैं। ओके, और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आया, दैट इज रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, लेकिन ऐसे आपको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले देखा था सेक्शन 4, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। देखो, सेक्शन 4 वापस से बोल रहा हूं, सिर्फ इतना बताता है कि आपने अगर रिवोकेशन किया तो कब माना जाएगा कि रिवोकेशन हो गया, बस इतना ही बताता है सेक्शन 4। वो तो सेक्शन 5 है जो आपको आगे मिलेगा, ये सेक्शन बोलेगा कि कब तक आपको ऑफर को रिवोक करना चाहिए, कब तक आपको एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहिए। ये कौन बताता है बताना, सेक्शन 5 बताता है। ओके, कब करना चाहिए कब नहीं बताएगा सेक्शन 5, और कब हो जाएगा रिवोकेशन वो कौन बताएगा, सेक्शन 4। तो सीधी सी बात है, प्रपोजल की बात चल रही हो, एक्सेप्टेंस की बात चल रही हो, दोनों के लिए रिवोकेशन के रूल सेम है। कब रिवोकेशन प्रपोजल एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब जो बंदा रिवोकेशन कर रहा है उसके हिसाब से कब होगा, जब उस बंदे ने पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किया। तो अगर वो रिवोकेशन कर रहा है तो उसने जिस वक्त क्या कर दिया, अपना रिवोकेशन का लेटर डाला, उसी वक्त उसके हिसाब से रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड,
मतलब जिस बंदे को रिवोकेशन का लेटर भेजे उसके हिसाब से कब होगा, उस बंदे के हिसाब से कब होगा, जब उसके नॉलेज में आएगा। तो सिंपल सोबर सी बात, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस दोनों भी कंप्लीट कब होंगे बताना। जो बंदा रिवोकेशन का लेटर डाल रहा है उसके हिसाब से कब होगा, जब उसने लेटर डाला, और दूसरे बंदे के हिसाब से कब होगा, जब उसको वो लेटर मिलेगा। दैट्स इट। तो इसको उसने एग्जाम्पल के भी थ्रू दिया है, ये आप पढ़ सकते हो, बट इतनी बात ध्यान में रख लोगे मेरे हिसाब से काफी रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 5, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। प्रपोजल आप कब तक रिवोक कर सकते हो, तो ध्यान में रखना, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट ना हो तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो। ओके, तो मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होगा। अपनी डायग्राम याद करो ए और बी की, ए प्रपोजर है, बी प्रपोजी है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, एज अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होता है। प्रपोजर बोले तो ए के एंगल से कब कंप्लीट होगा, जब बी पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन करेगा वो लेटर एक्सेप्टेंस का, तब जाके ए के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर के एंगल से कब कंप्लीट होता है, जब प्रपोजी लेटर डालता है ट्रांसमिशन में, तब जाके कंप्लीट होगा। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि ए के हिसाब से, प्रपोजर बोले तो ए हो गया, ए अपना प्रपोजल कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक प्रपोजी लेटर ट्रांसमिशन में ना डाले तब तक क्या हो सकता है बताना, प्रपोजल रिवोक हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको। जैसे ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, मतलब ए ने प्रपोजल दिया किसको, बी को, तो ए यहां पे कौन हो गया, प्रपोजर, बी यहां पे कौन हो गया, प्रपोजी। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल, अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल एंड सेंट बाय पोस्ट। ए में रिवोक हिज प्रपोजल, ए को अपना अगर प्रपोजल रिवोक करना है तो कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जब बी अपना वो पोस्ट करने जाएगा लेटर तब तक वो ए अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता है। ओके, देखो ये गावरान तरीके से बता दिया तो ये मेरे हिसाब से आपको ऐसे भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन लिखते वक्त तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप ऐसे ही लिखोगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर इज कंप्लीट, तब तक आप क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। और एज अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट होता है बताना, जब बी अपना लेटर ऑफ ट्रांसमिशन डालेगा एक्सेप्टेंस का, उस वक्त कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है। Whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches to A. अब B ने एक्सेप्टेंस अगर दे दिया, देखो यहां हमने प्रपोजल को रिवोक करने की बात करी, अब B ने सपोज एक्सेप्टेंस दिया, वो रिवोक करना चाहे तो कब तक कर सकता है, एट एनी टाइम और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस A बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या बोला गया है, अगर बी अपना रिवोक करना चाहता है एक्सेप्टेंस तो कब तक कर सकता है बताना, जब तक वो एक्सेप्टेंस का लेटर ए तक नहीं पहुंचता, या ए को जब पहुंच गया उस टाइम तक वो क्या कर सकता है बताना, रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद में नहीं कर सकता है। ओके, देखो पार्थ ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, तो पार्थ का भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए मैंने उसको पढ़ाते टाइम भी फोकस नहीं किया था। ओके, सीपीटी में वैसे क्वेश्चन मिला भी करते थे। चलो देखते हैं पार्थ का क्वेश्चन एक बार। पार्थ ने पूछा था कि सर लेट्स से बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, ओके, और बी को लगा कि यार ये एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहिए, तो उसने वापस से रिवोकेशन का लेटर भेजा। तो वो रिवोकेशन का लेटर जो है अगर वो पहले पहुंच जाए एक्सेप्टेंस के तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया। ठीक है, वो पूछता है सर अगर एक्सेप्टेंस का लेटर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर दोनों साथ में पहुंच जाए, किसके पास में, ए के पास में पहुंच जाए, तो फिर क्या मानेंगे, एक्सेप्टेंस मानेंगे कि रिवोकेशन मानेंगे। तो बेटा मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यहां पर रिवोकेशन माना जाएगा। क्यों रिवोकेशन माना जाएगा, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। Whereas B में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, मतलब क्या बी अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है, कब तक कर सकता है, एट एनी टाइम बिफोर, मतलब क्या पहले, और मतलब या
at the moment when the letter communicating it reaches to A। मतलब क्या हो गया, अगर वो दोनों साथ में पहुंचे तो तब भी रिवोकेशन ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले हमारा रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाए तब तो डेफिनेटली रिवोकेशन होगा, और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस, मतलब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने वाला लेटर पहुंचा और उसके साथ में ही रिवोकेशन का भी लेटर पहुंचा तो यहां पे भी रिवोकेशन ही माना जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी देरी हो गई, मतलब सुबह को एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा एक ही दिन में और शाम को पहुंचा रिवोकेशन का लेटर, बट तब तक क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है, ऐसा माना जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके। एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर दैट ऑफर इज रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस आपको भी सीधे से पता है कि भाई कब तक दे सकते हो आप लोग, जब तक वो रिवोक ना हो तब तक आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अब मैंने आपको बोला था रिवोकेशन ऑफ ऑफर का जो लॉ है वो इंडिया और इंग्लैंड दोनों में सेम है, मतलब आप कभी भी क्या कर सकते हो, उसको रिवोक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूं तो एक्सेप्टेंस बिकम्स इररिवोकेबल, मतलब रिवोक हो ही नहीं सकता। ये कहां की बात है? इंग्लिश लॉ में एक्सेप्टेंस को आप रिवोक नहीं कर सकते हो, जबकि हमारे इंडिया की बात करो तो ये क्या हो सकता है बताना, ये आप लोग उसको रिवोक कर सकते हो। लेकिन रिवोक करने के लिए मैंने आपको बताया पोस्ट से कर रहे हो तो रिवोकेशन पॉसिबल रहेगा, और वो भी कब बताना, जब आपका एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचा उसके पहले या उसके साथ अगर आपका रिवोकेशन का लेटर पहुंचे तो जाके आप लोग वहां पे क्या कर सकते हो, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे पास 2-3-4 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। मैंने जो बच्चों के क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। पार्थ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, खुशबू का भी वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसने पूछी थी कि एक्सेप्टेंस तो रिवोक नहीं होता, फिर यहाँ पे ये क्या बात चल रही है। तो मैंने आपको तब भी बताया था, वो जब लेक्चर भी लिया था तब मैंने क्या बताया था, एक्सेप्टेंस जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो वैलिड एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के पहले मैं रिवोकेशन भेज दूं तो सवाल ही नहीं उठेगा एक्सेप्टेंस का, तो वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। वहां तो कोई एक्सेप्टेंस बना ही नहीं था। ओके हाँ, लेकिन अगर एक बार एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया उसके बाद वो फिर क्या नहीं हो सकता, रिवोक नहीं हो सकता। तो ये था खुशबू की क्वेरी का आंसर। पार्थ का क्वेश्चन क्या था, पार्थ बोलता है तुम्हारा अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस का लेटर और रिवोकेशन का लेटर दोनों साथ में पहुंचे तो क्या, तो मैंने तो आपको बता दिया एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट, मतलब उस मोमेंट पे भी अगर आपको वो लेटर मिल जाए तो उसको रिवोकेशन ही माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास में। सागर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पार्थ का, खुशबू का, ऋतिक तिब्रेवाल का भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने सारे यहाँ पे क्या कर दिए, आंसर कर दिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, अब बात करते भाई कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट की। पोस्ट का तो वही है ना, घिसा पिटा, तो ये तो हमने देख लिया, इसका कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू अगर किया तो झटका पट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उधर की उधर ऑफर, उधर की उधर एक्सेप्टेंस। बट कंडीशन इज दैट आपकी लाइंस जो है टेलीफोन की वो बीच बीच में खराब नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन अनएक्सपेक्टेडली डेड नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो डेफिनेटली आप भी समझते हो वहां पर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं वाला। ओके अच्छा, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन कम्युनिकेशन, ये बहुत कम होता है कि भाई आप बिना कोई मतलब एक्सेप्टेंस भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो प्रपोजल तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ओके, लैप्स होने की वजह से रिवोक हो जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इतनी आपने जान डाली, आप देख रहे हो अब हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट और ये और 1 घंटा ऊपर से, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा 40 मिनट, तो आप नहीं भी बोला तो 3 घंटे का हमने ये रिवीजन किया है। जो हमने 15-16 घंटे में जो हमने पढ़ा था तो वो हम लोग यहाँ पे 3 घंटे में पूरा रिवाइज कर रहे हैं। ओके, अब देखो इतनी एनर्जी डाली, इतनी सारी बातें पढ़ी, तो इंसान जब यहां तक पहुंचता है ना, एंड में पहुंचता है ना, तो हमको लगता है यार ये कहाँ पूछा जाएगा एग्जाम में। बट मैं आपको अभी से वार्न करना चाहता हूं, ये जो ऐसे लास्ट के पॉइंट आते हैं ना बच्चों, मैं आपको एक नहीं दो नहीं, मैं आपको हर एक्ट में बताऊंगा, कोई ना कोई अटेम्प्ट में ऐसे पीछे से सवाल आ जाते हैं। ओके, तो ये लास्ट के पॉइंट तो भाई कभी भी आप लोग ढीले में मत लेना, इज्जत से इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर को आप रिवोक कैसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले था बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मतलब आप सामने वाले को क्या कर दो, नोटिस दे दो, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा बताना, रिवोकेशन होगा। मतलब आपने बोला कि भाई मुझे रिवोक करना है, तो डेफिनेटली उधर ही क्या हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम इलैप्स होने की वजह से भी आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो सकता है। ओके, अब इसमें ये 2 केस लॉ है,
लेकिन इधर खुद ही उन्होंने लिख दिया है हाउएवर दिस डिसीजन नाउ विल हैव नो रिलेवेंस। ओके, ये जो दो केसेस है इनका अब कुछ रिलेवेंस नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, तो इसके लिए इनके ना आने के चांस है ना जाने के चांस है, कोई दिक्कत का सवाल है ही नहीं, तो हम इस पे डिस्कस किए ही नहीं। लेकिन हमने बाय लैप्स ऑफ टाइम में क्या देखा था, आपको अगर याद होगा तो मैंने इधर भी चार्ट बनाया था। मैंने क्या बोला था, अगर मान लीजिए ऑफर में टाइम स्पेसिफाइड था कि एक्सेप्टेंस आपको इस टाइम तक देना है, तो अगर आप उस स्पेसिफाइड टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो फिर जब जाके क्या हो जाएगा, आपका जो ऑफर था वो रिवोक हो जाएगा। ऑफरर ने ऑफर के साथ में बोला था कि एक्सेप्टेंस देना हो तो इस टाइम तक देना पड़ेगा, और आप अगर उस पर्टिकुलर टाइम तक एक्सेप्टेंस ना दो तो मान लिया जाएगा कि वो आपका जो ऑफर था वो इलैप्स हो गया। ओके, लेकिन सर अगर कोई टाइम ही नहीं दिया तो वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड, तो बेटा टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि आप जब आए मुंह उठा के आ जाओ एक्सेप्टेंस दे दो, ऐसा नहीं चलता। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, और अगर रीजनेबल टाइम में भी आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हो फिर आपका ऑफर जो रहेगा वो जाके क्या होगा, रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो दो बातें देखी हमने। सबसे पहला क्या देखा, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, और दूसरा क्या बोल रहे बताना, बाय लैप्स ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, तीसरा बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कभी कभी क्या होता है, कोई ऑफर के पीछे कंडीशंस भी होती है, बोला जाता है कि भाई ये कंडीशन फलाना बिस्ताना कंप्लीट करो तो जाके एक्सेप्टेंस हो सकता। तो अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो फिर पकड़ के चलो, यहाँ पे क्या नहीं हो सकता बताना, आपका वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, या मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा आपका ऑफर जो होगा वो इधर ही रिवोक हो जाएगा। इधर एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, सपोज ए प्रपोजेस टू सेल हिज हाउस टू बी, मतलब ए अपना घर बेचना चाहता है बी को फॉर ₹5 लाख, लेकिन क्या बोला, प्रोवाइडेड बी लीज हिज लैंड टू ए। लीज बोले तो आप सिंपली समझो भाड़े पे देना, ओके। प्रोवाइडेड बी लीजेज हिज लैंड टू ए, मतलब अगर बी ने लीज की है लैंड ए को तो जाके मैं अपना घर बेचूंगा कितने में, 5 लाख में। आप बोलेंगे सर ये तो कंडीशनल ऑफर हो गया। मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा, कंडीशनल ऑफर से कोई दिक्कत नहीं होती, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो आपको समझ रहा होगा इस पर्टिकुलर ऑफर में ये कंडीशन है। कंडीशन कौन सी, कि लैंड लीज करना पड़ेगा ए को। तो अगर बी रिफ्यूजेस टू लीज द लैंड, अगर बी बोलता है जा भाग मैं लीज पे नहीं दूंगा, तो भाई इधर ही क्या हो जाएगा, ए का ऑफर यहाँ पे रिवोक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सीधी सी बात है, ऑफर के साथ में अगर तुम्हारी कोई कंडीशन अटैच्ड होगी तो अगर सामने वाला वो कंडीशन एक्सेप्ट ना करे तो फिर उधर ही क्या हो जाएगा, ऑफर आपका रिवोक हो जाएगा। तो 3 बातें देखी आपने ऑफ मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर की। सबसे पहला क्या देगा, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मतलब आप रिवोकेशन कर रहे हो। फिर बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब आपका टाइम गुजर जाए तो भी हो सकता है ऑफर आपका रिवोक हो सकता है। और फिर थर्ड क्या है बताना, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट बोले तो ऑफर के पहले, या मतलब आप एक्सेप्टेंस दोगे तो उसके पहले कोई कंडीशन अटैच्ड होगी, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट बोले तो पहले की। ठीक है, उसके बाद बाय डेथ और इंसैनिटी, मतलब अगर कोई मर जाए या इंसेन हो जाए, ऑफर देके कोई मर जाता है या पागल हो जाता है तो उसी वक्त उसका ऑफर क्या हो जाएगा बताना है, रिवोक हो जाएगा। फिर बाय काउंटर ऑफर, अब आपको पता है मैंने आपको ऑफर दिया, आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो तो मेरा ओरिजिनल ऑफर तो क्या हो जाएगा, रिवोक हो ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड, मतलब आपने ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ मोड बताए थे। आपने जैसे बोला भाई ईमेल से ही आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, लेकिन सामने वाले ने ईमेल भेजा ही नहीं तो आपका ऑफर उधर ही क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और बाद में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, बाद में चल के आपका ऑफर जो आपने दिया था वो इलीगल हो गया। जैसे वो गुटखा बेचना, ओके, रातों रात मान लीजिए बैन कर दे महाराष्ट्र में, वैसे तो बैन ही है यहाँ पे, लेकिन अगर बीच में ऐसा बैन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा बताना, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी जनरेट हो जाएगी और उससे भी आपका ऑफर क्या होने वाला है, रिवोक हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। ये हमने इतना बड़ा जो यूनिट था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1, ये हमने पूरा थरोली अब रिवाइज कर लिया। आई होप अब आप सब लोग क्या करोगे, अच्छे से इसको पढ़ाई करोगे। और नेक्स्ट वीडियो एक मैं बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।